हमारे YouTube चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और आज का हमारा टॉपिक है हर्बिसाइड्स इन लाइट रिएक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं ये पार्ट 11 है लाइट रिएक्शंस का। इससे पहले हमने पिगमेंट सिस्टम, वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, लाइट का रोल सब एक एक करके हमने आपसे चर्चा किया था। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशंस क्या होता रहता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम 2 क्या होता है, हमने इन सब की चर्चा करके एक एक करके हिल रिएक्शंस, रेड ड्रॉप और बहुत सारी क्यू साइकिल्स इनके बारे में चर्चा की है। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो और आपने नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और उन वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। और उनको देखें तब जाके आपको लाइट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चूंकि ये 11 पार्ट है, केवल लाइट रिएक्शन पे चल रहा है, तो होपफुली बहुत डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, एक एक पार्ट को अलग अलग करके बनाया है और होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर आप एक सीक्वेंस से सारे लेक्चर को सुनेंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो आपको बहुत क्लियर कर समझ में आएगा कि लाइट रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे हर्बिसाइड्स, रोल ऑफ हर्बिसाइड इन द लाइट रिएक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठा के देख लें, चाहे पीजीटी का उठा लें, इवन सीएसआईआर में तो 3-4 बार क्वेश्चंस यहाँ से आ चुका है कि डीसीएमयू लाइट रिएक्शन में कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करता रहता है। डीसीएमयू कम से कम 3 से 4 बार आया क्वेश्चन और बहुत ही हिट क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन का, हर्बिसाइड का। डीसीएमयू लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को कहाँ ब्लॉक करता है, क्यूए क्यूबी प्रोटीन के, क्यूए क्यूबी जो प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन था, उनके बीच में ब्लॉक करता रहता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो आज हम जानेंगे इसके अलावा कौन कौन से हर्बिसाइड्स होते हैं जो लाइट रिएक्शन में ब्लॉक करते रहते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करते हैं, अलग अलग प्लेस पे कौन कौन से काम करते हैं। साथ साथ हम इसमें ये भी जानेंगे कि हर्बिसाइड्स क्या होता है, पेस्टिसाइड्स क्या होता है। इनके बारे में मैं डिफरेंस बताते हुए आपको लाइट रिएक्शन में आता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस लेक्चर्स। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। अगर आप हर्बिसाइड्स की बात करें तो आप देखेंगे हर्बिसाइड्स मतलब क्या होता है। हर्बिसाइड्स देखेंगे आप कि हर्बिसाइड्स में बी डिफाइंड एज एनी केमिकल एजेंट्स दैट किल्स और ग्रेटली इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ। कोई केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है या उसको क्या करता हो, किल कर देता हो, वो क्या कहलाता है, हर्बिसाइड्स। हर्बी मतलब क्या होता है, हर्बिस क्या होता है, ठीक है। तो जो हर्स प्लांट को किल करता हो वो क्या है, हर्बिसाइड्स होता है। क्या होता है, दे आर द मेस्टली मैन मेड्स एंड विच किल द प्लांट्स। लिटरल मीन्स क्या होता है, प्लांट किलर, इसे कहते हैं प्लांट किलर भी कहते रहते हैं। तो आपने इसको समझ लिया होगा। देखिए जैसे हर्बिसाइड की डिफरेंस क्या कहता है, हर्स का मीनिंग होता है प्लांट्स, हर्ब का मीनिंग क्या होता है, प्लांट्स होता है। साइड का मतलब मीनिंग टू द किल, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये ऑर्गेनिक इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इन नेचर के केमिकल कंपाउंड्स होते रहते हैं, मैन मेड होते हैं और बेसिकली क्या होते हैं, कंट्रोल वीड को करते रहते हैं, इसलिए कहा गया हर्बिसाइड्स। वीड साइड यानी वीड को किल करते हैं। देखिए डेवलप फॉर द सेलेक्टिव, देखिए स्पेशली डेवलप फॉर द सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव वीड कंट्रोल। इसको हर्बिसाइड्स को किस लिए यूज किया गया है, वीड को कंट्रोल करने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड का यूज किया है। तो हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, द एनी केमिकल्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड फॉर द किलिंग ऑफ द हर्ब्स, दैट इज नोन एज द हर्बिसाइड। दे मे बी ऑर्गेनिक इन नेचर, दे मे बी इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ अनवांटेड प्लांट, दैट इज द वीड। वीड को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इसको डेवलप किया गया है। दे में भी सेलेक्टिव, वो कुछ प्लांट को किल करता है, दूसरे प्लांट को नहीं किल करता रहता है। तो आप देखेंगे इस तरह से हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी देखिए लिखा गया ना, दे आर द स्पेसिफिकली डेवलप्ड, देखो स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर द सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव वीड कंट्रोल। कभी कभी आप देखते हैं ना, आप देखोगे हर्बिसाइड्स क्या क्या होता है। हर्बिसाइड्स जो होता है, हर्बिसाइड्स क्या होता है, कभी कभी आप देखो यूटिलाइज होता है
यूटिलाइज फॉर वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल के लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है, वीड कंट्रोल के लिए यूटिलाइज फॉर द वीड कंट्रोल। ओके, तो आप इस तरह से देखते हैं कि ये क्या होता है, यूटिलाइज फॉर द वीड कंट्रोल। कभी कभी आप देखो जो हर्बिसाइड्स होता है, कहते हैं ना कि एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये यूजफुल प्लांट है, यूजफुल प्लांट है, यूजफुल प्लांट, और इसके बगल में एक प्लांट ग्रो कर रहा है, वीड, अनवांटेड प्लांट, जिसको हमको जरूरत नहीं है, अनवांटेड प्लांट है। मतलब अनवांटेड प्लांट का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्लांट जहां इसको वो नीड नहीं थी वहां ग्रो कर गया, उसे क्या कहते हैं, वीड। वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट, ऐसा प्लांट जहां जिसकी जरूरत ना हो वहां ग्रो कर जाना और दूसरे प्लांट को डिस्टर्ब करना, उसकी ग्रोथ को प्रभावित करना, वही कहलाता क्या है, वीड। वीड क्या होता है, वीड समझ में आ गया होगा। तो वीड क्या करता है, हार्बिसाइड्स क्या करता है, सेलेक्टिव नेचर का होता है, सेलेक्टिव। ये किस नेचर का होता है, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव नेचर का मतलब ये जिसके लिए डिजाइन किया गया उसी को किल करेगा। इसका मतलब ये कहां एक्शन करता है, एक्शन करता है केवल कंट्रोल, किल ओनली वीड, केवल वीड को किल करता है। वह किसको किल करता है, केवल वीड को किल करता है, लेकिन यूजफुल प्लांट डू नॉट किल। इसको क्या करता है, इसको कुछ नहीं करता है, इसको क्या करता है, यूजफुल प्लांट डू नॉट किल, इसको क्या करता है, किल नहीं करता रहता है। यूजफुल प्लांट जो काम का, जैसे कभी कभी देखो हम क्रॉप को ग्रो कराते हैं, तो जो क्रॉप फसल ग्रो कराते हैं उसके साथ वीड का भी ग्रो हो जाता है। वीड उसकी ग्रोथ को क्या करता है, प्रभावित करता रहता है, उनको हमको कंट्रोल करना होता है। ग्रोथ जो हमारी फसल है, जो क्रॉप है, जिस क्रॉप से हमको क्या करना है, प्रोडक्शंस करना है, जो हमारे प्रोडक्टिव क्रॉप है, उसके साथ वीड ग्रो करने लगेगा तो क्या करेगा, वहां की ग्रोथ को, उस प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करेगा, वहां के यील्ड को रिड्यूस कर देगा। ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स का यूज करते हैं। ये सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स क्या करती हैं, केवल वीड को किल करती हैं, लेकिन यूजफुल या प्रोडक्टिव प्लांट को किल नहीं करते हैं। ऐसे हार्बिसाइड्स को कहते हैं सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स। दीज आर द सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स, सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स से कहते हैं सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये सेलेक्ट किया गया वीड को किल करने के लिए सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स होते हैं। ये इस तरह से देखोगे हार्बिसाइड्स, अगर हार्बिसाइड्स के आगे आपके सामने लग जाए बायो हार्बिसाइड्स, समझ में आया ना, जैसे बायो हार्बिसाइड्स। देखो कभी कभी आपसे ये जान लेना जरूरी है, ये तो बाद में हम जानेंगे कि लाइट रिएक्शंस के अंदर हार्बिसाइड कहाँ यूज होता है, कैसे वर्क करता रहता है। उससे पहले हमको ये जानना, क्योंकि हार्बिसाइड्स लाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोसिस के अंदर अलग अलग प्लेस पर डिजाइन किया गया है, और ये क्या करते रहते हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को ब्लॉक करते रहते हैं, कहीं कहीं क्या माइटोसिस मियोसिस के फेज को ब्लॉक करते रहते हैं, कहीं क्या करते हैं अनकॉपुलेटर की तरह काम करते रहते हैं। तो ये हार्बिसाइड्स क्या करते हैं, डिफरेंट टारगेट किया जाता है, और टारगेट के द्वारा क्या है कि प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित किया जाता है, ताकि अनवांटेड प्लांट ग्रो ना करने पाए। जिस प्लांट की जरूरत नहीं उसको किल किया जा सके, उसे कहते हैं हार्बिसाइड्स। तो इस तरह से आप देखोगे ये क्या है, हार्बिसाइड्स की तरह काम करते रहते हैं। तो जो बायो हार्बिसाइड्स होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हार्बिसाइड्स, देखो कैसे टर्म समझो, हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड्स। तो हार्बिसाइड्स जो आपका है, हार्बिसाइड्स का मतलब क्या मैंने बोला, केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड विच kill the herbaceous plant, herbaceous plant को किल करता है। जो herbaceous plant करता है उसको herbicides कहते हैं। बायोपेस्टिसाइड का मतलब क्या हुआ, देखो इसी के आगे प्लस कर दिया हमने, बायोपेस्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स मतलब क्या हो गया, बायो हर्बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया, देखो बायो हर्बिसाइड का मतलब क्या हो गया,
बायो हर्बिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स कहते हैं कि ये बायो हर्बिसाइड्स था, जब बायो टर्म लग गया इसके सामने ना, बायो, बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, 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 इसका मतलब ऐसा हर्बिसाइड्स, ऐसा केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाए और हर्ब्स को किल किया जाए, उसे कहते हैं बायो हर्बिसाइड्स। यानी बायो का लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड आर living organism, living organism used for control of herbs। समझा ये बात ना? इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम बायो टर्म जोड़ दें तो बायो टर्म का मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो लिखा गया है बायो, बायो हर्बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, देखो बायोलॉजिकली बेस्ड कंट्रोल, बायोलॉजिकली बेस्ड कंट्रोल मे बी द कंपाउंड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स derived from the microbes such as fungi, bacteria, protozoans or phytotoxic plant residue। मतलब कि बायो हर्बिसाइड्स वो होते हैं जो किसी प्लांट से, किसी फंजाई से, किसी बैक्टीरिया से या किसी प्रोटोजोवन से, इनकी बॉडी से क्या किया जाए, एज ए केमिकल प्राप्त किया जाए, उनसे केमिकल तैयार किया जाए और उनसे प्राप्त किया हुआ केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया हुआ केमिकल हो या प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट से प्राप्त किया गया केमिकल हो, और वो केमिकल क्या करता हो, हर्ब्स को कंट्रोल करता हो, उसे कहेंगे बायो हर्बिसाइड्स। उसे क्या कहेंगे, बायो हर्बिसाइड। देखो लिखा गया ना, एक्सट्रैक्ट और सिंगल कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम द अदर प्लांट स्पीसीज। इसका मतलब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखो पेस्टिसाइड्स क्या होते रहते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। देखो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, देखो आपने देखा अभी तक मैंने आपको बताया हर्बिसाइड्स, केमिकल कंपाउंड किलिंग हर्ब्स, केमिकल कंपाउंड्स किलिंग हर्ब्स हो सकता है। अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे पेस्टिसाइड क्या है, पेस्टिसाइड इज सब्सटेंस और मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग और लेसनिंग द डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होता है, वह केमिकल्स होता है जो क्या करता है, ऐसा केमिकल जो होता है उनको किल करता है, उन पेस्ट को किल करता रहता है, जो पेस्ट मानव की फसल को, मानव के बहुत दूसरे वर्क क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता रहता है। जैसे मैंने कहा ना, डैमेज करता रहा, जैसे पेस्ट के मतलब पेस्ट क्या होता है, देखो पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड्स केमिकल कंपाउंड किलिंग पेस्ट। पेस्ट को जो करता है, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, मैंने बताया था पेस्ट क्या हो सकता है, पेस्ट दैट इज द, देखिए पेस्ट क्या होता है, देखो पेस्ट का मतलब क्या होता है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म which destroy crop or other human properties। पेस्ट क्या होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेस्ट क्या है, वो
स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, फसल को या लिविंग ह्यूमन के किसी दूसरे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, वो पेस्ट कहलाते हैं। पेस्टिसाइड, पेस्ट में भी क्या हो सकता है, देखो लिखा गया है, पेस्टिसाइड कैन बी, एक इंसेक्ट हो सकता है, एक पेस्ट प्लांट हो सकता है, पैथोजेंस हो सकता है, वीड हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है। इसका मतलब पेस्ट क्या हो सकता है, पेस्ट क्या हो सकता है, पेस्ट क्या हो सकता है, मैंने कहा प्लांट हो सकता है, प्लांट हो सकता है, वीड के रूप में, वीड के रूप में डिस्टर्ब करता हो, फंजाई हो सकता है, पैथोजन के रूप में हो सकता है। पता है ना, जो पैथोजेनिक फंजाई होते हैं क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है फसल को। ऐसे ही प्लांट, अगर वीड है, वीड वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट है जिसको जरूरत हमको नहीं है। अगर ऐसा प्लांट हमारे एक कल्टीवेटेड या कहते हैं प्रोडक्टिव फसल के साथ ग्रो करने लगेगा, एक प्लांट जरूरी है, उसको हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, पता चला उसके साथ अनवांटेड पौधा भी ग्रो कर रहा है, एक वीड भी ग्रो कर रहा है, तो नुकसान ही पहुंचाएगा, तो नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसे क्या है, पेस्ट के रूप में कहा जा सकता है। फंजाई हो सकता है, कौन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। देखिए क्या क्या हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है, इंसेक्ट हो सकता है, हार्मफुल इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट। तो आप देखोगे पेस्ट क्या हो सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकता है, हमारे फूड को, हमारी प्रॉपर्टी को, डिजीज कुछ भी काज कर सकता है, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देना। और पेस्टिसाइड को कंट्रोल कैसे किया सकता है, ये पेस्टिसाइड में भी कंट्रोल बाय केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स आर एंटी माइक्रोबियल्स या डिसइंफेक्टेंट। यानी पेस्टिसाइड क्या क्या हो सकता है, कोई केमिकल कंपाउंड्स के रूप में यूज किया सकता है ना, या बायोलॉजिकल एजेंट भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। यानी हमको पेस्ट को कंट्रोल करना है तो कोई केमिकल कंपाउंड भी कंट्रोल कर सकता है, और क्या कर सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट। पता चला कोई फंगस को यूज किया, हाइपर पैरासाइट के रूप में हमने यूज कर लिया, वो भी, या एंटी माइक्रोबियल, कोई माइक्रोब्स हो जो उसको कंट्रोल करता रहे। इस तरह से देखोगे कि पेस्टिसाइड को भी कंट्रोल, पेस्टिसाइड की सहायता से पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो पेस्टिसाइड्स क्या हो सकते हैं, पेस्टिसाइड में क्या हो सकता है, देखो chemical substance kill the insect, insecticides, herbicides chemical substance used for the kill the weeds, fungicides chemical substance kill the fungi, rodenticides chemical ऐसा जो किल करता है रोडेंट को करता है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। देखो पेस्टिसाइड को क्या किया गया है, देखो हर्बिसाइड्स के रूप में डिवाइड किया है, केमिकल यूज्ड टू किल द वीड्स, अनवांटेड प्लांट को किल करने के लिए बोरैक्स, नाइट्रोफेंस, इंसेक्टिसाइड यूज टू किल द इंसेक्ट के लिए क्या होता है, डीडीटी, देखो इंपॉर्टेंट है डीडीटी, बीएससी, रोडेंटिसाइड का होता है वायरोफ्राइंस, जिंक फॉस्फोसाइड, ये इंपॉर्टेंट है, जिंक फॉस्फाइड, ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे। निमेटिसाइड्स, निमेट्स को जो किल करता है वो पेस्टिसाइड कौन कौन होता है, डीवीसीपी, फोरैट, मोलस को किल करने वाला सोडियम पेंटाक्लोरोडिफिनेट्स। तो आपको ये सब क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए है। इनको थोड़ा सा नाम याद कर लीजिए, इन सबको रिमेंबर कर लीजिए, पेस्टिसाइड्स कौन कौन से होते रहते हैं। देखो इस तरह से देखोगे आपको पता है ना, एक डीडीटी है, डीडीटी कौन है, ये डीडीटी जो आज बैन कर दी गई है, डीडीटी क्या एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, यूज फॉर किलिंग ऑफ इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट। हार्मफुल इंसेक्ट से क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, इसको यूज किया गया। देखो देखो ये बना है ना, ये क्या लिखा है, डीडीटी, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, दीज आर यूज्ड फॉर द किल द इंसेक्ट एज द डीडीटी। तो डीडीटी किसके लिए यूज किया जा रहा है, देखोगे आप, देखो इंसेक्ट, किलिंग ऑफ द इंसेक्ट होता है, एज ए किस तरह यूज किया जाता है, एज इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड के रूप में इसको यूज किया जाता है, एज ए इंसेक्टिसाइड्स होता है। याद रखिएगा, नाम याद रखना,
1939 में पॉल मुलर का नाम याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आता है। जो लोग भी बेसिक एग्जाम देते हैं कभी कभी क्या होता है यही क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द डीडीटी। डीडीटी क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है। ये क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड होता है, नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड्स होता है। इन्होंने कहा क्या, गेगी यहाँ पे लिखा ना, गेगी फार्मास्यूटिकल इन द स्विट्जरलैंड में पहली बार यूज किया। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के लिए 1948 में दिया गया था। सोच लीजिए इसकी डिस्कवरी के लिए क्या लिखा है, डीडीटी इज द फर्स्ट ऑफ द क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन द 1873, 1873 में तैयार किया गया था। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। और ये क्या हो गया, फर्स्ट किसके रूप में यूज की जाती है, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। देखो देखो, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा डीडीटी क्या करता है, डीडीटी क्या करता है। देखो डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में है, डीडीटी क्या है, इंसेक्टिसाइड्स, इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। डीडीटी क्या करता है, आपको पता है डीडीटी क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन शो करता है, बायोमैग्निफिकेशन शो करता है, मैग्निफिकेशन शो करता रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोमैग्निफिकेशन। मैं आगे चर्चा करूंगा, एक अलग से लेक्चर लूंगा डीडीटी एंड इस बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो एकत्रित हो जाते जाता है, समय के साथ क्या हो रहा है, फूड चेन में इंटर कर जाता है, एकत्रित कर जाता है और क्या करता रहता है, कलेक्ट होकर करके क्या, तो बहुत सारी डिजीज कॉज करता रहता है, इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। डीडीटी क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है। तो ये भी आप जानते हो नॉन डिग्रेडेबल होता है। और क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है इन फूड चेन, फूड चेन के अंदर क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता रहता है। ये चर्चा हम आगे करेंगे। ये क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डीडीटी, ह्यूमंस, कार्सिनोजेंस, डैमेज टू द लीवर्स, टेम्पोररी डैमेज क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस करता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है, ये सब कारण भी काज कर सकता है। बायोमैग्निफिकेशन देखो क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन आल्सो नोन एज द बायो एम्प्लीफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दैट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, increase in the concentration of substance such as the pesticides DDT that occur in the food chain। आपको पता है ना, फूड चेन को एंट्री कर जाता है, जैसे देखो देखो जैसे देखो वाटर, वाटर में डीडीटी, अगर डीडीटी क्या होता है, डीडीटी के अंदर अपने क्रॉप है, क्रॉप के अंदर क्या है, आपने क्या किया, डीडीटी को क्या किया, स्प्रे कर दिया इनफील्ड, डीडीटी स्प्रे इन द फील्ड्स, डीडीटी को स्प्रे कर दिया फील्ड में, क्या हुआ, क्रॉप में, और क्रॉप से क्या हुआ, वाटर, रेनफॉल, इससे क्या होगा, ये वाटर में आ गया। वाटर कौन लेता है, जू प्लैंकटन लेता है, जू प्लैंकटन से कौन लेता है, जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश खाता है, स्मॉल फिश को लार्जर फिश खाता है, इन लार्जर फिश को कौन खाता है, ये देखो ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, फूड चैन है, दिस इज द फूड चैन होता है, ये फूड चैन होता है, ये फूड चैन है, फूड चैन, इसका मतलब इस फूड में कौन सा, ये आपका है, ये एक्वेटिक फूड चैन है, एक्वेटिक फूड चैन है, एक्वेटिक फूड चैन है, फूड चैन है। इस एक्वेटिक फूड चैन के अंदर आपने देखा इस तरह से डीडीटी का छिड़काव तो अपने फसल के लिए किया, इंसेक्ट को किल करने के लिए किया आपने, लेकिन क्रॉप के अंदर आपने डाला, फसल के अंदर डाला, लेकिन क्या उससे रेनफॉल हो गई, वहां का बारिश बहते हुए वाटर में चला गया, किसी अगल बगल पॉन्ड में चला गया, उस पॉन्ड के अंदर छोटी फिश ने उस पानी को पिया, छोटी फिश को कौन खाता है, जू प्लैंकटन वाटर को लिया, छोटे छोटे इंसेक्ट लिए, उसको कौन लिया, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, और लार्ज फिश को क्या होता है, बर्ड्स लेती हैं। ये क्या करती हैं, फाइनली देखो, फाइनली क्या करती हैं, कौन लेती हैं, ये क्या है, डीडीटी, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या रहा, बायो मैग्निफिकेशन शो कर रहा है, मैग्निफिकेशन शो कर रहा है, मैग्निफिकेशन शो कर रहा है, मतलब increase concentration of DDT in
फूड चेन में इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, फूड चेन में बढ़ते जा रहा है, और क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, डिजीज इन बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, डिजीज काज करता रहता है। बर्ड्स में क्या करता है, इन बर्ड्स, बर्ड के अंदर ये क्या करता रहता है, इन बर्ड्स प्रीमैच्योर हैचिंग ऑफ एग, प्रीमैच्योर हैचिंग ऑफ एग कर देता है। जो यंग वंस प्रोड्यूस होने वाले हैं एग से ना, वो पहले प्रीमैच्योर जब पैदा हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव थिकनिंग हो जाती है, इसकी वॉल थिक हो जाती रहती है, एक तरह से क्या है, डैमेज हो जाता है। प्रीमैच्योर हैचिंग ऑफ एग कर देता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशंस। बायोमैग्निफिकेशंस क्या होता है, देखो लिविंग, देखो क्या लिखा है, बायोमैग्नि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट वन लिंक टू द फूड चेन इन द अंडर। धीरे धीरे क्या होता है, जब इन बर्ड्स को हम ह्यूमन बीइंग खा लेते हैं तो ह्यूमन के बॉडी में आता है और ह्यूमन में बहुत सारा डिसऑर्डर क्रिएट कर लेता है। तो एक क्वेश्चन तो यही आपके एग्जाम के लिए हो गया है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम के लिए हो गया, एग्जाम के लिए हो गया आपका, समझा ना। ये क्वेश्चन एक तो यही इंपॉर्टेंट आपके सामने हो गया कि बायोमैग्निफिकेशंस क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड्स लाइक DDT in the food chains, finally they increase concentration and they will destroy in the birds as a reproductive थिकनिंग। कहते हैं ना, एक की वाल को वीक कर देता है और प्रीमैच्योर हैचिंग हो जाती है एग में बर्ड्स की होता है, और उस बर्ड्स को जब कभी ह्यूमन बीइंग खा लेता है तो ह्यूमन को प्रभावित करने लगता रहता है। ये क्या है, एक तरह से बायोमैग्निफिकेशन पूछता है। हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन क्या किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस के आधार पर किया गया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस किया गया है, इसके मूवमेंट के आधार पर किया गया है, किलिंग के साथ सेलेक्टिव हो सकता है, नॉन सेलेक्टिव हो सकता है, ऑर्गेनिक नेचर हो सकता है, इनऑर्गेनिक नेचर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन की होता है। यानी हर्बिसाइड का जो क्लासिफिकेशंस किया गया है, हर्बिसाइड्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशंस, इसका क्लासिफिकेशंस जो दिया गया है उसका आधार क्या क्या हो सकता है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ एप्लीकेशंस क्या आता है, वेयर अप्लाइड, इसके बेस पे किया गया है, किस प्लेस पे किस टाइम अप्लाई किया जाता है, इसके आधार पे किया जाता है। इसका सेलेक्टिव है, किसी एक प्लांट को किल कर रहा है कि सभी को किल कर दे रहा है, सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव। केमिकल के नेचर के आधार पे ऑर्गेनिक केमिकल है कि इनऑर्गेनिक केमिकल है। फिजियोलॉजिकल एक्शन के आधार पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर रहा है कि फिजियोलॉजिकल अनकॉपुलेटर के रूप में कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसका डिवीजन किसके किसके बेस पे किया गया है, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ application, on the basis of applications डिवाइड किया, on the basis of, ये कैसे कैसे हो सकता है, on the basis of applications के रूप में कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कैसे एप्लीकेशन कर रहे हैं, फॉलियर और कॉन्टैक्ट, और इसको कहते हैं सिस्टमेटिक या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ इसको किसके बेस पे किया गया है, केमिकल नेचर के आधार पे भी डिवाइड कर दिया जाता है। क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और किसके आधार पे डिवाइड किया गया है, सेलेक्टिविटी के आधार पे, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। यानी सेलेक्टिव के आधार पे भी हो सकता है, नॉन सेलेक्टिव मतलब किसी एक प्लांट को किल कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट को किल रहा है कि सबको किल कर रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट आधार हैं हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशंस के, ठीक ना। देखो जैसे हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस टाइप, जैसे ग्रॉसी वीड्स, ब्रॉड लीफ को प्रभावित कर रहा है, सेलेक्टिव किसी एक प्लांट को किल कर रहा है या सबको किल कर रहा है, जिसके ऊपर अप्लाई कर देने, प्लांट पे अप्लाई कर दे सभी प्लांट को किल करने लगे, ऐसा नहीं। तो ये क्या है, डिवीजन किया गया है,
ठीक ना, ये भी ध्यान रखना होता है। देखो देखो हर्बिसाइड्स कांटेक्ट के बेस पे होता है, जो क्या होता है कांटेक्ट बेस होते हैं। ऐसे हर्बिसाइड जो जब वो कांटेक्ट में आते हैं तभी देखो लिखा गया हर्बिसाइड्स डिस्ट्रॉय ओनली प्लांट टिश्यू इन कांटेक्ट विद द केमिकल। जब केमिकल प्लांट के कांटेक्ट में आता है तभी क्या करता है, उस पौधे को ये किल करता रहता है, इसे कांटेक्ट हर्बिसाइड करते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने छिड़काव कर दिया। देखो सिस्टमेटिक का क्या मतलब हुआ, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, देखो सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, दैट मे बी इन सॉइल और foliar स्प्रे। foliar स्प्रे अप्लाई एप्लीकेशन। क्या किया आपने, क्या किया, इसको या तो सॉइल में डाल दिया, क्या किया हर्बिसाइड को सॉइल में डाल दिया, उसके अंदर प्लांट ग्रो कराया। तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या करेगा, सॉइल से एंट्री करेगा, रूट में जाएगा, रूट से शूट में जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक है, ट्रांसलोकेशन हुआ। सॉइल से कहां गया, सॉइल से गया रूट में, रूट से कहां गया शूट में, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और क्या कर रहा है, किल किल द हर्ब्स, हर्ब्स को किल कर देता है, ठीक ना, ब्लॉक करके हर्ब्स को क्या कर देता है, किल कर देता रहता है। ये हर्ब्स को क्या करता रहता है, सॉइल से कहां गया, रूट में गया। तो इस तरह से देखोगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये क्या किया, सॉइल में गया, सॉइल से रूट में गया प्लांट के, प्लांट के शूट में गया और किल किया, हर्ब्स को किल कर दिया। इस तरह से देखोगे सिस्टमेटिक। अगर आपने फोलियर स्प्रे किया तो कहां गया, लीफ में गया, लीफ में ट्रांसपोर्ट हुआ, लीफ से कहां गया, स्टेम में गया, स्टेम से कहां गया, रूट में गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है और क्या कर रहा है, किल कर रहा है, किल द हर्ब्स। तो क्या होता है इसे कहते हैं सिस्टमेटिक फंजाई, जो क्या होता है एक करके क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है, किल करता है। कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कांटेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो कांटेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट ऑफ केमिकल टू हर्ब्स। जब ये हर्ब्स डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसके बाद ये क्या होता है, एक होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड, बिफोर, देखो लिखा ना, herbicides are the soil applied prior to the planting and mechanically incorporated into soil। मतलब प्लांट के ग्रो कराने से पहले सॉइल में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्री प्लांट हर्बिसाइड्स होता है, इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड होता है। एक होता है दूसरा पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स, मतलब अप्लाइड आफ्टर द क्रॉप हैज बीन इमर्ज्ड। जब क्रॉप फसल उग जाती है उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, ऐसे हर्बिसाइड को कहते हैं पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड्स। तो समझ में आ गया आपको, ये भी आपको समझ में आ गया, प्री प्लांट बिफोर क्रॉप ग्रोन इन सॉइल। ये क्या होता है, आफ्टर, आफ्टर क्रॉप ग्रोन, ग्रोन के बाद इसको यूज करते रहते हैं। ये चीज थोड़ा सा आप लोग जानते रहो, ये आप जानते रहो, ठीक है। तो ये अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा, ये अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो हार्बिसाइड क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या होता है, एक्शन, मोड ऑफ एक्शंस की हम बात करते हैं, मोड ऑफ एक्शंस की बात करते हैं तो हार्बिसाइड कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आता है। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या होता है, मूवमेंट होता है। फिर चौथा होता है टॉक्सिसिटी करता है। फिर पांचवा क्या करता है, किलिंग करता रहता है, किलिंग करता है। तो इस तरह से देखोगे आप हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शंस काम करता रहता है। एक हर्बिसाइड कैसे काम करता है, पहले कांटेक्ट में आता है, आपने छिड़काव कर दिया, कांटेक्ट में आ गया, अब उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, वो मूव कर रूट से क्या हुआ, एक पता चला एक पौधा है, आपने क्या किया, देखो एक पौधा है, एक पौधा है, आपने छिड़काव कर दिया, आपने क्या किया, फॉलियर स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर दिया हर्बिसाइड्स को, हर्बिसाइड्स को कर दिया, हर्बिसाइड्स के हुआ। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हुआ, इसके ऊपर आएगा, इसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा,
एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, मैंने कहा ना मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा, फिर क्या करेगा, टॉक्सिक करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा, टॉक्सिसिटी का फिर क्या करेगा, किलिंग करेगा, किलिंग करेगा, किलिंग ऑफ हर्ब्स करेगा। इस तरह से ये काम करता रहता है। मोड ऑफ एक्शन में आपने ये चीज देख लिया कि कैसे ये काम करता रहता है। अभी देखो हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी थोड़ा जान लेना जरूरी है। एबिलिटी ऑफ द हर्बिसाइड्स टू कंट्रोल और किल द सर्टेन प्लांट्स, सर्टेन प्लांट्स को किल करता है विदाउट इंजरिंग अदर प्लांट्स, इसे कहते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड्स, कहते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स, सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स। क्या करता है, कुछ हर्बिसाइड्स क्या करता है, मैंने कहा ना आप कई क्रॉप ग्रो कराए हुए हैं, क्रॉप के अंदर कुछ वीड लगा है, ग्रो कर गया है, अगर क्रॉप को बचाना है, छिड़काव हमने किया, क्रॉप पे जो फसल है उस पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो वीड ग्रो कर रहा है ना उसको हम क्या कर दे रहा है, किल कर दे रहा है। इसे कहते हैं हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी। मतलब क्या कर रहा है, herbicide kills certain plants without injuring other plants, crop plant is called the selectivity. Selectivity result from the differential response of the plant species to the herbicides. मतलब क्या होता है, ये selectivity कैसे आई कि डिफरेंशियल, हर प्लांट का अलग अलग रिस्पांस है हर्बिसाइड से, किसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, किसी में दूसरा काम करता है, किसी में दूसरे काम करता है, तो क्या कर रहा है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, क्योंकि हर प्लांट क्या है हर्बिसाइड के साथ में अलग अलग रिस्पांस करता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, डिफरेंशियल रिस्पांस ऑफ द प्लांट स्पीसीज के कारण सेलेक्टिविटी मिलती है। और सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ओनली किल सर्टेन स्पेसिफिक वीड, नॉट प्रोडक्टिव क्रॉप। प्रोडक्टिव क्रॉप को नहीं करता है, जिस प्लांट पे करते हैं उसी को किल करता रहता है, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। हर्बिसाइड सेलेक्टिव, इसलिए इसी बेस पे क्या किया गया है, हर्बिसाइड्स को दो भाग में दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स और दूसरा होता है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होता है। तो आप ये भी जान गए, ये भी इंपॉर्टेंट आपके, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होता है। क्लासिफिकेशन ये इसका है, क्लासिफिकेशन, इस बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक ना। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, होपफुली ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए सबको समझ में आ रहा है, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये हार्बिसाइड्स क्या होता है, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, हमने आपको बता दिया, हार्बिसाइड के क्लासिफिकेशन का आधार आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये सारी बातें सबको समझ में आ रहा है, एक बार मेरे को रिस्पांस करिए एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स और इसको नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स के क्लासिफिकेशन का भी एक आधार है। कुछ हार्बिसाइड सेलेक्टिव होती है, कुछ नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स भी होती रहती हैं। इस तरह से आप देख रहे हो, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स का भी निर्माण होता रहता है। नेचर के आधार पर बताया, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। स्प्रे के आधार पे कैसे कांटेक्ट में आ रहा है, सिस्टमेटिक भी हो सकता है और कांटेक्ट बेस पे भी हो सकता है। मैंने आपको नेचर प्री प्लांट के ग्रो कराने से पहले अगर आप हर्बिसाइड का यूज करो, प्री प्लांट्स, पोस्ट प्लांट ग्रोथ, इसको भी डिवाइजन का आधार मानते हैं। देखो हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होता है, एक आधार इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शंस के आधार पे कैसे ये ब्लॉकेज करता रहता है, किस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, इसके आधार पे भी हार्बिसाइड को डिवाइड किया गया है। कुछ हार्बिसाइड्स कैसे यूज होते हैं, देखो हार्बिसाइड्स इनहिबिट द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को जैसे ब्लॉक करते हैं, जैसे DCMU ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करता है इन पिगमेंट सिस्टम 2 QA और बिटवीन QB के बीच में, यहां पे DCMU काम करता है,
DCMU कहाँ काम करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक कर देता रहता है। कहाँ पे? पिगमेंट सिस्टम 2 में QA और QB के बीच में क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, यहाँ पे ब्लॉक कर देता रहता है। ये क्वेश्चन कई बार CSIR में आया है, CSIR में आया है, CSIR में नेट क्वेश्चन आपका है, CSIR नेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता रहता है, ठीक ना। यही आपको हमको बताना है डिटेल में। क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी हर्बिसाइड्स होते हैं अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस को ब्लॉक करते रहते हैं, कुछ इनहिबिट करते क्या आते हैं देखो क्या ना, प्रोटोपोरफायरिन नाइट्रोजन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करते रहते हैं, कुछ लिपिड बायोसिंथेसिस को ब्लॉक करते रहते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करते रहते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में कहते हैं ना ऑक्सिन के रूप में, ऑक्सिन सिंथेटिक के रूप में देखा है ना। क्या किसका यूज करते रहते हैं? 2,4-D एज हर्बिसाइड्स यूज होता है कि नहीं? ये यूज्ड, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में यूज करते रहते हैं। इनहिबिट कैरियोटाइड बायोसिंथेसिस, इनहिबिट सीडलिंग ग्रोथ। तो इस आधार पे भी हर्बिसाइड्स को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सबको समझ में आ रहा है? ओके गुड, आप सबको समझ में आना चाहिए, ये बात भी समझ में आपको आना चाहिए, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन हर्बिसाइड का इस आधार पे भी दिया गया है कि प्लांट के अंदर कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हर्बिसाइड प्रभावित कर रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके स्प्रे के आधार पे, सॉइल के अंदर प्लांट के ग्रोथ करने से पहले, प्लांट ग्रोथ करने के बाद अगर यूटिलाइज कर रहे हैं उसके आधार पे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर पे, तो क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक, आगे देखो आप लोग, ये देखिए हर्बिसाइड्स मोड ऑफ एक्सेस, कुछ मैं कॉमन नाम बना, मोड ऑफ एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे देखिए ACC लिखा है ना, इनहिबिटेस, देखो फिर क्या लिखा गया है? एलएस इनहिबिटर। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट जो आप कहते हैं ट्राइएजिन्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। जिसको क्या कहते हैं? कॉमन नेम इसका क्या है? एट्राजीन। और मनी, ये क्या है? ट्रेड नेम इसका, ट्रेड नेम है। तो ये याद रख लीजिए, ये क्या है? कहाँ फोटोसिंथेटिक 2 इनहिबिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट सिस्टम 2 के इनहिबिटर्स के नाम है। ऐसे ही देखो डाइनाइट्रो एलेनिन है, ये किसको इनहिबिट करता है? माइटोसिस को इनहिबिट करता रहता है। सिंथेटिक ऑक्सिन के रूप में कौन यूज होता रहता है? देखो 2,4-D इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये आप देखोगे ऐसे ही अलग अलग जगह पे क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शंस के रूप में यूज होता है। तो आप एक बार इस टेबल को देख लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो कुछ और भी आपके हैं, ये सब लिपिड इनहिबिटर्स, एस्टामाइड्स, इसे कहते हैं मेटालैक्रोल्स। ऐसे देखो फोटो सिस्टम 2, बाइपेरिडियम, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम आपके लिए है। बाइपेरिडियम जिसे कहते हैं पैराकट क्या करता है? ये कहते हैं ग्रामोक्सोन, ये क्या इसका ट्रेड नेम है, जिस नाम से ये बिकता रहता है। ठीक ना, ये पैराकट है। पैराकट क्या करता है? देखो P700 से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, इसके ऊपर लाइट पड़ती रहती है, तो ये जाता है P700 प्लस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और यहां से ये जाता है, फिर कहाँ जाता है? यहां से जाता है आपको A0 से A1 जाता है। तो यहीं पे कार्य करता रहता है पैराकट क्या करता है? यहाँ करता, ब्लॉक करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है यही ब्लॉक करता है, इलेक्ट्रॉन को टेकअप कर लेता है। तो पैराकट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ये कहाँ ब्लॉक करता है? ये कहाँ ब्लॉक करता है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के अंदर काम करता है। मैंने आपको बताया पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम करता रहता है, तो ये याद कर लेना, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में। और पिगमेंट सिस्टम 2 में कौन काम करता है? DCMU कहाँ ब्लॉक करता रहता है? QA और QB के बीच में क्या काम करता है?
डीसीएमयू ब्लॉक करता रहता है। ये क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। पिगमेंट सिस्टम ट्यूब में डीसीएमयू क्या है? एक हर्बिसाइड्स आपकी है, हर्बिसाइड्स होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम के लिए। तो ये कुछ नाम है जिसको आपको क्या करना है? रिमेंबर कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, ठीक ना? सबको समझ में आ रहा होगा। देखो ये देखो, क्लोरोप्लास्ट से जुड़ा हुआ कौन कौन से हैं? मैंने स्पेशली क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इनहिबिटर्स, herbicides used for inhibition, यानी क्लोरोप्लास्ट हर्बिसाइड कौन कौन से होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर के रूप में याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरांस, डीसीएमयू, डीसीएमयू, एट्राजेंस, पैराजोन्स। अनकापुलेटर्स के रूप में कौन होता है? एक बात ध्यान रख लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर एक होता है। अनकापुलेटर क्या होता है? अनकापुलेटर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकापुलेटर, अनकापुलर्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड विच इनहिबिट्स, ऐसा केमिकल कंपाउंड्स। अनकापुलेटर्स कौन से होते हैं? जान लो, अनकापुलेटर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो क्या करते हैं? एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। इनहिबिट क्या करते हैं? एटीपी फॉर्मेशन, इनहिबिट एटीपी फॉर्मेशन, दैट इज इनहिबिट, किसको इनहिबिट कर देते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। अनकापुलेटर्स क्या होते हैं? अनकापुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड, ऐसे हर्बिसाइड्स जो क्या करते हैं? एटीपी के फॉर्मेशन को रोक देते हैं। आपको पता है एटीपी के फॉर्मेशन क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक ना? अब उसको क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, उन्हें कहते हैं अनकापुलेटर। और ये अनकापुलेटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके लाइट रिएक्शंस में भी होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है वहां भी काम करते रहते हैं। यहाँ पे याद रख लेना, परफ्लूडोन्स याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता है। एनर्जी ट्रांसफर इनहिबिटर्स कौन कौन से होते रहते हैं? और भी कौन कौन से होते हैं? 1,3,5 डाइडायोजोल फेनोल्यूल्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के रूप में ये वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। पैराकट और डाइकट, पैराकट और डाइकट, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए मैंने बता दिया। कैरिटनॉइड सिंथेसिस इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं? एमिट्रोजोल्स, डाइक्लोरोमेट्स, ये याद कर लो, ये एग्जाम में कभी भी आ जाएगा, ये कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाने की संभावना है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शंस, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट एसोसिएटेड रिएक्शंस हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, ठीक है? होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई हो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हर्बिसाइड्स कौन से होते हैं? हर्बिसाइड्स देखो कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन पैरिक्लोर्स, अनकापुलेटर में ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपेल एस्टर ग्लाइफॉस्फेट होता है। एनर्जी ट्रांसफर में होता है। इनहिबिटरी कापुलेटर, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आ जाता है। डाइनाइट्रोफिनॉल, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एक्निलीन्स, ये कभी कभी पूछ लेता रहता है, ठीक ना? इस तरह से आप देखोगे मेम्ब्रेन इंट्रैक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया का, ये भी याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। ये देखो सेल डिवीजन में कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक ना? यहाँ पे क्लोरोफॉर्म्स, प्रोफेंस, डीएनए आरएनए में कौन था? इन्फ्लोरेंस, ये आपको प्रोटीन सिंथेसिस को ग्लाइसेट, ये सब आपको रिमेंबर कर लेना। ये सब क्या है? हर्बिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर में कौन कौन से यूज होते रहते हैं। यहाँ पे कौन कौन से यूज होते रहते हैं फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर के बारे में, इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। इस तरह से देखोगे आप लोग,
कौन कौन से यहाँ पे यूज होते रहते हैं। फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर के रूप में जो हम बात करते हैं तो एट्राजिन्स, ब्रोमेसिल्स, डायूरांस, हेक्साजोन्स, सिमाजिन्स, टिबेटिनस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन से फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर्स होते रहते हैं। देखो देखो ये देखिए, ये क्या है, जेड स्कीम है, जेड स्कीम आपकी है, जेड स्कीम। इस जेड स्कीम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स होते हैं। इसमें दो का नाम याद कर लो, एक तो डीसीएमयू, डीसीएमयू जो क्या करता है, पिगमेंट सिस्टम 2 में काम करता है। दूसरा याद कर लो पैराकट, ये बार बार बता रहा हूं क्योंकि यही ज्यादा आता है, पैराकट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ ब्लॉक करता है, इलेक्ट्रॉन को टेकअप करता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में काम करता है, ठीक है। पिगमेंट सिस्टम 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन काम करता है, डीसीएमयू, डीसीएमयू कहाँ ब्लॉक करता है, यहाँ ब्लॉक करता रहता है। कहाँ डीसीएमयू ब्लॉक करता रहता है, ये ब्लॉक करता रहता है क्यूए और क्यूबी के बीच में बाउंड करता है, क्यूबी के बीच में होता है, यानी डीसीएमयू ब्लॉक यहाँ पे कर देता है, ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्यूए और क्यूबी के बीच में, क्यूए और क्यूबी के बीच में। देखिए यहाँ पे डीसीएमयू कहाँ ब्लॉक कर रहा है, ये कर रहा है क्यूए और क्यूबी के बीच में ब्लॉक कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो को। और पैराकट कहाँ ब्लॉक करता रहता है, पैराकट इलेक्ट्रॉन को टेकअप कर लेता है और फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देता रहता है। और ये कहाँ एक्शन करता है, यहाँ पे एक्शन करता रहता है, यहाँ पे एक्शन करता रहता है, एक्शंस करता रहता है। P700 से जब इलेक्ट्रॉन्स जाता है A0 के बीच में, इसी के बीच में ट्रांसफर कर देता रहता है, इसी बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो काम करता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ हर्बिसाइड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, इनहिबिट करते रहते हैं लाइट रिएक्शंस के अंदर, जिसमें पैराकट हुआ, डीसीएमयू हुआ। अब इसको हम लोग जानेंगे, जैसे मैंने बताया ना, देखो डीसीएमयू कहाँ काम करेगा, डीसीएमयू जो आपका काम करता रहता है, ये कहाँ बाइंड करता है, यहाँ पे ब्लॉक करता है, यहाँ पे ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता रहता है। और ये ब्लॉक कहाँ करता रहता है, यहाँ पे ब्लॉक करता रहता है, यहाँ पे कौन, पैराकट करता रहता है। पैराकट कहाँ करता था, P700 से जब इलेक्ट्रॉन जाता है, P700 के पास, P700 से इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी बीच में ब्लॉक करता रहता है पैराकट, पैराकट ब्लॉक करता रहता है। तो आपको रिमेंबर हो गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए। डीसीएमयू तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हैज कम इन द सीएसआईआर एग्जाम, 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आया, डीसीएमयू काम करता रहता है। ये क्या है, एकदम ये आपकी जेड स्कीम है, आपको पता है ना, ये जेड स्कीम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इसी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट क्रिएट होता है ल्यूमेन में, फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वही एटीपी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करती है, कार्बोहाइड्रेट में करती रहती है। इस तरह से आप देखेंगे करके जेड स्कीम को अगर ब्लॉक कर दिया जाए इन हर्बिसाइड की सहायता से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बंद हो जाएगी। अगर रुक जाएगी तो क्या होगा, जेड स्कीम नहीं चलेगी, जेड स्कीम नहीं चलेगी तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो प्लांट क्या करेगा, डार्क रिएक्शन नहीं कर सकता, और डार्क रिएक्शन नहीं करेगा तो फूड मटेरियल नहीं बनेगा, फूड मटेरियल नहीं बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इस तरह से ये वीड को कंट्रोल करता रहता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या क्या किया, देखो ये इसका मतलब ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी। ये क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स क्या करता है, हर्बिसाइड्स इन लाइट रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस में क्या करता है, ये लाइट रिएक्शंस क्या करता है, ब्लॉक करता है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट चैन को ब्लॉक कर देता है। इलेक्ट्रॉन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को ब्लॉक करता है। हर्बिसाइड इलेक्ट्रॉन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, रिजल्ट्स नो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा इन स्ट्रोमा। रिजल्ट्स क्या होगा फर्दर, इसका रिजल्ट क्या होगा, नो
dark reactions, dark reaction, no dark reaction occur in stroma. स्टोमा का रिजल्ट क्या होगा? नो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, नो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। रिजल्ट क्या होगा? नो ग्रोथ ऑफ प्लांट, नो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इस तरह से देखेंगे आपको पता हो गया DCMU कहाँ ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है QA और QB के बीच में ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है। और पैराकट कहाँ ब्लॉक करता है, पैराकट कहाँ ब्लॉक करता है, ये ध्यान रखना। ये क्या करता है, P700 से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसके बीच में ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता रहता है, ब्लॉक करता रहता है। इस तरह से ये देखो पिगमेंट सिस्टम 2 के अंदर ब्लॉक करता है, ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के अंदर ब्लॉक करता है। और आप देखोगे DCMU ब्लॉक करता है QA के बीच में, और यहाँ पैराकट P700 और से इलेक्ट्रॉन जब आगे जाता है तब ब्लॉकेज करता है। इस तरह से देखोगे कि वीड को कंट्रोल किया जाता है, वीड कंट्रोल किया जाता है, वीड ग्रोथ कंट्रोल की जाती है, ग्रोथ कंट्रोल की जाती है। इस तरह से वीड ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से आप देखोगे हर्बिसाइड्स इन लाइट एक्शन कैसे ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के रूप में। देखो देखो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन से हैं जो ब्लॉकेज करते रहते हैं, कौन कौन से हैं जो आपके ब्लॉकेज करते रहते हैं, इसके बारे में आप देखोगे। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, ब्लॉक करते रहते हैं। थोड़ा सा देखो आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड इनहिबिटर्स थे, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। ट्राइएजिन्स, एट्रोजिन्स, ट्राइएजनोन्स, मेट्रिब्यूजिन्स, बेंजोनाइट्राइल्स, ब्रोमोक्सिनिल्स, डाइक्लोरोबेनिल्स। याद रख लेना ये सारे के सारे क्या है, पिगमेंट सिस्टम 2 इनहिबिटर्स हैं। ये क्या है, चार्जिंग भाई चार्जिंग। तो क्या होता है, ये सब क्या है, पिगमेंट सिस्टम 2 इनहिबिटर्स है, इनहिबिटर्स है। ये नाम आपको याद रख लेना, यही आपके एग्जाम में आता रहता है। पिगमेंट सिस्टम 2 इनहिबिटर्स होते हैं। यहाँ पे बाइपेरिडियम, पैराकट, डाइकट, याद रखना पिगमेंट सिस्टम इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स हैं। ये आपके एग्जाम में आता रहता है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इनहिबिटर्स आपके रहते हैं। तो आप ये सब एग्जाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता रहता है। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने कहा ना, ये नाम आपको रिमेंबर रख लेना है, ये नाम आपको रिमेंबर रख लेना है। यहाँ पे कुछ मैं कॉमन बता दे रहा हूँ, इनका नाम तुम जरूर ध्यान रखो। जैसे मैंने बोला ना, यहीं पे आप देख लीजिए कुछ क्या होते हैं, ऐसे हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। ये बेसिकली 2 ग्रुप पे, ये 2 ग्रुप याद कर लेना, 2 ग्रुप याद कर लेना। एक आपका होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव या फिर कहते हैं इसको डेराइव फ्रॉम, देखो डेराइव फ्रॉम, डेराइव फ्रॉम जो होते हैं, डेराइव फ्रॉम यूरिया, यूरिया से। दूसरे वाले हमारे पास होते हैं डेराइव फ्रॉम, डेराइव फ्रॉम
डेराइव फ्रॉम द ट्राइएजिन्स, ट्राइएजिन्स, ट्राइएजिन्स से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके होते रहते हैं, इसके अंदर जो आपके होते हैं डाईयूरांस, डाईयूरांस याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है डाईयूरांस, डाईयूरांस। और दूसरा आपका हो जाता है मोनोयूरांस, मोनोयूरांस। इसी डाईयूरांस का नाम क्या है, DCMU, DCMU, इसी को कहते हैं DCMU। डायूरान को ही कहते हैं DCMU होते हैं। पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, याद रख लेना। हार्बिसाइड डेराइव फ्रॉम द यूरिया, यूरिया से जो प्राप्त होते रहते हैं, जो यूरिया से डेराइव किया कौन होता है, डायूरान और मोनोयूरान होते हैं। डायूरान को ही DCMU कहते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ट्राइएजिन से कौन कौन से प्राप्त होते रहते हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूं। पहला आपका हो गया, जैसे कुछ नाम ट्राइएजिन, ट्राइएजिन, ट्राइएजिन्स। दूसरा एट्रीजिन होता है, सीमाजिन्स भी होता है, सीमाजिन्स, सीमाजिन्स, इनका नाम आप याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर कुछ हार्बिसाइड्स ऐसे भी होते हैं, हार्बिसाइड्स डेराइव फ्रॉम यूरिया, ट्राइएजिन्स होता है। यहां पे कुछ हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड्स डेराइव फ्रॉम बाइपेरिलिडियम, बाई, देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी लगातार आपके एग्जाम में आता रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इनहिबिटर के नाम बताइए। तो ये तो आपको रिमेंबर कर लेना है, इन्हीं से कोई क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे मैंने बोला ना, DCMU वाला केस, DCMU वाला क्या होता है, DCMU केस सबसे ज्यादा आता रहता है, सबसे ज्यादा आता रहता है, तो उसको तो आप एकदम रट लो ही, ठीक ना। जैसे यहां देखो, बाइपेरिलिडियम, बाइपेरिलिडियम जो होता है ना, यहां से पूछ लेता है, पेरिलिडियम, बाइपेरिलिडियम, यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। बाइपेरिलिडियम जो होता है, यहां से या कहते हैं आर वायलोजिन डाई, वायलोजिन डाई से डेरिवेटिव्स होते हैं। ये भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि हार्बिसाइड्स कौन से हैं जो डेराइव फ्रॉम होते हैं, डेराइव फ्रॉम द बाइपेरिलिडियम, इनमें कौन कौन से दो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लेता है। बाइपेरिलिडियम से कभी कभी पूछ लेता है, इनका नाम आपको रिमेंबर कर लेना है। नाम कौन कौन से हो गए, इनके एग्जाम्पल्स कौन होंगे, एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम्पल याद कर लेना। इसका एग्जाम्पल जो आपका होता है, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल होता है पैराकट, डाइकट, पैराकट और डाइकट। तो ये नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, कि हार्बिसाइड्स कौन कौन से ब्लॉकेज करते हैं। जो यूरिया से प्राप्त होते हैं डाईयूरान, मोनोयूरांस, जो डेराइव ट्राइएजिन से काम करते हैं, ट्राइएजिन और सीमाजिन्स। जो हार्बिसाइड डेराइव होते हैं बाइपेरिलिडियम या वायलोजिन डाई से प्राप्त किए हैं, पैराकट और डाइकट होते हैं, पैराकट और डाइकट होते हैं। बता ना, ये पैराकट और डाइकट होते हैं। ये दोनों ब्लॉक कहाँ करते रहते हैं, मैंने कहा ब्लॉक करते रहते हैं, ब्लॉक करते रहते हैं। ये ब्लॉक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को ब्लॉक करते रहते हैं। और ये दोनों कहाँ ब्लॉक करते रहते हैं, डायूरान और मोनोयूरान किसको ब्लॉक करते रहते हैं, ये दोनों के दोनों किसको ब्लॉक करते रहते हैं, ब्लॉक करते रहते हैं, ब्लॉक पिगमेंट सिस्टम 2 को ब्लॉक करते रहते हैं। थोड़ी इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ब्लॉक पिगमेंट सिस्टम फ्लो के इलेक्ट्रॉन चेन को ब्लॉक करने वाला कौन होता है आपका, ये पैराकट और डाइकट होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट इनहिबिटर्स और यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 इनहिबिटर्स के नाम पूछता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर के नाम आपके एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली यह बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये कुछ आपके हैं ट्राइएजिन्स, ट्राइजोन्स। देखो पिगमेंट सिस्टम 2 में कौन कौन, यूरेसिल, नाइट्रिल, नाइट्राइल्स। ये देखो इनके नाम याद कर लेना,
ये नाम आपके कुछ दिए गए हैं, ये देखो कौन कौन से काम करते रहते हैं। इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द QB बाइंडिंग साइट ऑफ द D1 प्रोटीन। किसको ब्लॉक करते, कभी क्वेश्चन आता रहता है ना, DCMU जो ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है, QB साइट ऑफ D1 प्रोटीन ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2। याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। DCMU कहाँ ब्लॉक करता है, QB साइट ऑफ द D1 प्रोटीन ऑफ द पिगमेंट सिस्टम 2। याद रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता रहता। देखो जैसे इनहिबिटर्स ऑफ द फोटो सिस्टम 2 ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फ्लो। कौन कौन, यूरिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, डाईयूरांस की दूसरा नाम क्या है, डाईयूरांस। याद रख लो, डाईयूरांस को ही कहते हैं और DCMU, इसी को DCMU भी कहते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, ट्राइएजिन्स डेरिवेटिव एट्रोजिन्स। केमिकल बाइंड लिखा क्या है, इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, केमिकल बाइंड टू द QB एंड ब्लॉक द QS2 फॉर्मेशंस। मैंने बताया था ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन होती है ना, पिगमेंट सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है। जब इलेक्ट्रॉन QS से QB के पास जाता है, उसी टाइम में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कौन टेकअप कर लेता है, DCMU टेकअप कर लेता है। जिससे क्या, किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, QB का फॉर्मेशन नहीं होता रहता है। और QB क्या होता है, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता रहता है। ऐसे ही क्या होता है, देखो जैसे DCMU क्या करता रहता है, जब QA से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है QB के पास जाता है, तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, इलेक्ट्रॉन को टेकअप कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को टेकन कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक ना। ये आप देखो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में कौन होता है, पैराकट accept electron from the pigment system to become a radicals and react with the oxygen to produce a reactive oxygen species। ये कितनी बड़ी बात बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में डाइकट और पैराकट दो हर्बिसाइड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को टेकअप कर लेते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को टेकअप करके क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के रूप में कन्वर्ट हो जाते रहते हैं, फ्री रेडिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते रहते हैं, और ऑक्सीजन से क्रिया करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब P700 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, P700 प्लस, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, टेकन बाई पैराकट क्या करता है, एक्ट एज किस होता है, फ्री रेडिकल्स, और क्या करता है फ्री रेडिकल, रिएक्ट विथ O2, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना लेता है, जिसे कहते हैं ROS। और क्या करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज करता है, और क्या करता है, रिएक्ट विद द डबल बॉन्ड डैमेज टू पिगमेंट सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करने लगता है। ये बात आपको ध्यान, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करती है, डैमेज करता रहता है। याद रहेगा, P700 से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसको कौन लेता है, पैराकट या डाइकट ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या होता है, ये फ्री रेडिकल की तरह काम करने लगते हैं, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज किसी ऑक्सीजन से क्रिया करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना लेते हैं, ROS। और ये क्या करता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डैमेज करता है,
किसको किसको डिटेक्ट करता रहता है, डबल बॉन्ड्स इन द मेम्ब्रेन, डैमेजिंग द मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे रिएक्टर, जितना ही ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेंगी लाइट रिएक्शंस में, उतना ही ज्यादा फोटो डैमेज होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोटो डैमेज होगा। अब फोटो डैमेज होगा तो लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, यील्ड होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे नहीं, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसीएमयू कहाँ ब्लॉक कर रहा है, ये देखो यही क्वेश्चन तो आता रहता है। पैराकट यहाँ ब्लॉक कर रहा है, यही क्वेश्चन तो डायरेक्ट सीएसआईआर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डीसीएमयू को क्या कहते हैं, एक बार सीएसआईआर में इसी नाम से पूछ लिया डायरेक्ट, डीसीएमयू ना पूछा, डाईयूरान करके ना पूछा, डाईक्लोरोफेनिल डाईमेथिल एरिया, डाईक्लोरोफेनिल डाईमेथिल यूरिया के नाम से पूछा है, डीसीएमयू डाईक्लोरोफेनिल डाईमेथिल यूरिया के नाम से पूछ लिया था आपके एग्जाम में, तो रिमेंबर कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है, क्वेश्चंस आया हुआ आपके एग्जाम में आया हुआ है। पैराकट को कहते हैं मेथिल वायलोजिन, मेथिल होता है, देखो लिखा गया है, ये क्या है, डीसीएमयू ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती है, हर्बिसाइड्स होती है, दैट फंक्शन एज द ब्लॉकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द पिगमेंट सिस्टम टू, ठीक ना, और किसको लिखते हैं, टू रिड्यूस द वीड इन द नॉन क्रॉप एरिया, और इससे क्या करती है, जो वीड होती है ना, जो प्लांट के साथ में अनवांटेड प्लांट ग्रो करते हैं, हमारे खेतों में देखोगे फसल हम ग्रो कराते हैं, फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट वीड ग्रो करने लगती है, जिसको हमें कोई जरूरत नहीं है, और वो ग्रो करता है तो प्लांट के प्रोडक्शंस को, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता रहता है। ऐसे प्लांट को रोकने के लिए, ऐसे अनवांटेड प्लांट को रोकने के लिए डीसीएमयू का यूज होता रहता है। ऐसे ही देखो क्या लिखा है, पैराकट्स क्या करता रहता है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और क्या बना देता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को फॉर्मेशन करता है, अनब्लॉक कर देता है, ब्लॉक या और क्या करते हैं, डैमेज कर देता है, डैमेज कर देता है, पिगमेंट सिस्टम 2 को डैमेज कर देता है, ठीक ना। इस तरह से आप देखोगे काम करता रहता है। ये वाला भी क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आया हुआ, देखो ये कहाँ ब्लॉक करता है, हर्बिसाइड्स, ये हर्बिसाइड्स क्या है, डीसीएमयू, डीसीएमयू कहाँ ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है कहाँ पे, क्यूबिसाइड्स को ब्लॉक कर रहा है। ये क्या है, ये कौन सी प्रोटीन है बताओ, ये किसकी है, D1 प्रोटीन, D1 प्रोटीन है, D1 प्रोटीन पे क्या पाया जाता है, क्यूबी पाया जाता है, D1 प्रोटीन पे इसी D1 प्रोटीन के ऊपर कौन पाया जाता है, क्यूबी पाया जाता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो डीसीएमयू ब्लॉक कर रहा है, क्यूबी को ब्लॉक कर रहा है, और वो क्यूबी जो होता है, प्लास्टोक्विनोन बी जो आपका है, किस प्रोटीन के ऊपर पाया जा रहा है, तो D1 प्रोटीन के ऊपर पाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, D1 प्रोटीन के ऊपर, ये कौन है, D2 प्रोटीन के ऊपर है, ठीक ना। इस तरह से देखोगे। और हार्बिसाइड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, रोटेशंस के द्वारा, क्रॉप रोटेशंस के द्वारा, मॉनिटरिंग आफ्टर द हार्बिसाइड एप्लीकेशंस, नॉन केमिकल कंट्रोल्स हो सकता है, हाउ टू प्रिवेंट डिले हार्बिसाइड रेजिस्टेंस, कहते हैं ना शॉर्ट रेजिस्टेंस हार्बिसाइड, सर्टिफाइड सीड को यूज करके, क्लीन इक्विपमेंट, इससे क्या होता है, हार्बिसाइड्स को क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज का लेक्चर इतना ही था, बहुत थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, ताकि फर्दर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए, और आपके होपफुली सारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।